Hello everyone, my name is Escoban and I am back with another case study। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जापान के लोग अपने वर्क को लेकर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहते हैं और इसी डेडिकेशन का फायदा जापानीज कंपनीज उठाती हैं, जिसकी वजह से वो सारे एम्प्लॉयज एक टॉक्सिक और हेक्टिक वर्क कल्चर का पार्ट बन जाते हैं। और इसी वजह से करोशी वर्ड का इजाद हुआ, जिसका मतलब था एग्जॉशन ड्यू टू ओवरवर्किंग। और जब भी जापान में किसी भी कंपनी की टाइट डेडलाइंस होती हैं, then it is common for their employees to sleep in their offices। and society और जापानीज वर्कफोर्स पे इसके इतने ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बाद भी ये प्रैक्टिस आज की डेट में भी की जाती है। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इन्हीं सब प्रैक्टिसेस की वजह से आउट ऑफ वे जाके कुछ एम्प्लॉयज सुसाइड भी कर लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड द मैन हु क्राइड ब्लड, हिसाशी आउची। On the morning of September 30, 1999, nuclear power technician Hisashi Auchi with his colleague Masato Shinohara and his supervisor Yutaka Yokokawa अपना यूजुअल रूटीन फॉलो करते हैं और वो तीनों सबसे पहले टोकाईमुरा पावर प्लांट पहुंचते हैं अपना आज का रूटीन स्टार्ट करने के लिए। और इस पॉइंट पे जापान्स रिलायंस ऑन न्यूक्लियर पावर एनर्जी was growing and increasing with time। और धीमे धीमे जापानीज गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया था that they lack in natural resources। इसलिए जापानीज गवर्नमेंट used to spend 80% of their energy on imports, जिसमें 90% क्रूड ऑयल की सप्लाई उनको मिडिल ईस्ट से आती थी। और टोकाईमुरा पावर प्लांट को जेसीओ नाम की कंपनी ओन करती थी, जिसका पूरा नाम था जापानीज न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। और इस कंपनी का काम था इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स को फ्यूल सप्लाई करना। और ये कोई ऐसा वैसा फ्यूल नहीं था, ये न्यूक्लियर फ्यूल था जिसको बनाने के लिए यूरेनियम का यूज किया जाता था। एंड 3 years प्रायर टू दैट फेटाइल डे इन सितंबर, जेसीओ के ऑफिशियल्स ने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा, जिसमें उन लोगों ने जो 5 स्टेप का प्रोसीजर होता था न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए, उसको 3 स्टेप्स में करने का कॉन्सेप्ट बनाया, जिससे कि मार्केट में वो डिमांड फुलफिल कर पाए। और इसी चीज को जेसीओ के ऑफिशियल्स ने अपने प्रोडक्शन प्रोसीजर्स में भी मेंशन किया था कि हम लोग यूरेनियम पाउडर को स्टेनलेस स्टील बकेट्स में मिक्स कर सकते हैं अपने हाथों से। लेकिन ये चीज एकदम इलीगल थी गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से। लेकिन जब ये प्रोसेस डिक्लेयर हुआ, उसके बाद किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम या कैजुअलिटी फेस नहीं करनी पड़ी जेसीओ कंपनी को। इसलिए किसी भी एम्प्लॉय ने या किसी भी वर्कर ने स्टैंड नहीं लिया इसके अगेंस्ट। तो सुबह 10:35 पर आउची और शिनोहारा ने यूरेनियम पाउडर को स्टेनलेस स्टील बकेट्स में मिक्स करना स्टार्ट किया। लेकिन इस बार उन दोनों ने जो कॉन्सेंट्रेशन लिमिट थी मिक्सिंग की, उससे 7 टाइम्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी। इसके बाद आउची ने प्रेसिपिटेशन टैंक की लिड ओपन करी और शिनोहारा की हेल्प करी उस यूरेनियम पाउडर के मिक्सचर को उस टैंक में डालने में। लेकिन एकदम से ऑपरेशन रूम का गामा रेडिएशन अलार्म बजने लगा। इस अलार्म को सुन के आउची, शिनोहारा और यूटाका तीनों ही ये समझ चुके थे कि उन तीनों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। और एकदम से विद इन फ्यू सेकंड्स वहां पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिसमें से ब्लू लाइट फ्लैश निकले, जो कि चेरिनकॉफ रेडिएशन की वजह से हुआ था। और इन तीनों वर्कर्स की पोजीशन टैंक के एकदम पास थी, जिसमें से आउची वाज द क्लोजेस्ट टू द टैंक एंड रिसीव्ड हाईएस्ट डोज ऑफ द रेडिएशन, वाइल शिनोहारा जो टैंक के ऊपर खड़ा था उसने सेकंड हाईएस्ट रेडिएशन एब्जॉर्ब किया। और यूटाका टैंक से 4 मीटर की दूरी पे खड़ा था, इसलिए उसने सबसे कम डोज रिसीव किया। लेकिन इंटरनेशनल रेडिएशन लिमिट्स के अकॉर्डिंग जो भी वर्कर्स न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करते हैं, उनकी बॉडीज की मैक्सिमम रेडिएशन लिमिट जो उनकी बॉडी झेल सकती है मरने से पहले, वो 20 से 50 MSV होती है। अब जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि MSV एक पैरामीटर है जिसको ह्यूमन बॉडी पे रेडिएशंस के नेगेटिव इफेक्ट को मेजर करने के लिए बनाया गया था। अब जहाँ एक नॉर्मल इंसान 20 MSV की रेडिएशन से ही मर जाता है, वहीं पर आउची, शिनोहारा और यूटाका ने कंबाइंड 30,000 रेडिएशन का अटैक एब्सॉर्ब किया था, जिसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ जो पूरी दुनिया में किसी ने कभी नहीं सोचा था। जैसे ही रेडिएशन ब्लास्ट हुआ, तीनों वर्कर्स ने वहां से भागने का ट्राई किया, लेकिन आउची और शिनोहारा को एकदम से पूरी बॉडी में सीवियर पेन स्टार्ट हो गया एंड दे गॉट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ और वो दोनों वहीं पर बेहोश हो गए। नाउ एज सून एज द अथॉरिटीज ऑफ टोकाईमुरा पावर प्लांट गॉट द न्यूज ऑफ रेडिएशन एक्सप्लोजन, दे evacuated the plant and told all the workers to do not go near the operation room। और इमीडिएटली तीनों विक्टिम्स को चिबा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजिकल साइंसेज में ले जाया गया। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आउची was closest to the tank, so due to severity of Auchi's case,
he was rushed to University of Tokyo Hospital on 30 September. But strangely, Auchi seemed very fine. Auchi का ध्यान रखने के लिए एक नर्स को अपॉइंट किया गया एंड ऑन 31 सितंबर एट 9 AM नर्स ने ये नोट किया कि आउची की बॉडी पर किसी भी तरीके की कोई भी इंजरी या रेडिएशन मार्क्स नहीं थे। बस उसके राइट हैंड पे थोड़ी सी स्वेलिंग थी विद सनबर्न स्किन। तो सारे डॉक्टर्स ने और नर्सेस ने आउची की कंडीशन देख के एग्जामिन करके यही बोला कि आउची विल बी डिस्चार्ज्ड विद इन अ वीक। लेकिन उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि ये सिर्फ एक बिगनिंग थी ऑफ वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक डेथ्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जब पूरी मेडिकल टीम को यह पता चला कि आउची एक न्यूक्लियर प्लांट एक्सीडेंट का पार्ट था, तो उन्होंने सबसे पहले आउची की बोन मैरो का माइक्रोग्राफ कंडक्ट किया और इस टेस्ट की रिपोर्ट ने सारे डॉक्टर्स को शॉक कर दिया था एंड दे वर वरीड विद सो मच फियर। और वो लोग समझ चुके थे कि आउची का केस एक नॉर्मल वर्क प्लेस रिलेटेड इंसिडेंट नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में काउंटलेस सेल्स होते हैं जो रोज मरते हैं, रोज डिस्ट्रॉय होते हैं और टाइम के साथ फिर से रीग्रो होते हैं। और ये पूरा प्रोसेस हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स की वजह से होता है, जो कि एक ब्लूप्रिंट कैरी करते हैं इस पूरे रिपेयरिंग प्रोसेस का। और अगर इन क्रोमोसोम्स की फंक्शनैलिटी एकदम से बंद हो जाए तो वो पर्टिकुलर इंसान बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। और आउची के केस में उसके क्रोमोसोम्स इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुए थे इस रेडिएशन ब्लास्ट की वजह से कि उनका शेप और स्ट्रक्चर बहुत बिगड़ चुका था और उनमें से कुछ क्रोमोसोम्स तो ग्लास पीसेस जैसे टूट चुके थे, जिसकी वजह से जो ब्लूप्रिंट प्रेजेंट था इन क्रोमोसोम्स में रिपेयरिंग प्रोसेस के लिए वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। डॉक्टर्स को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर डैमेज इतना सीवियर था तो क्यों नर्सेस के अकॉर्डिंग आउची सीम्ड वेरी फाइन एंड हाई स्पिरिटेड। तो डॉक्टर्स ने सबसे पहले पूरे मेडिकल स्टाफ और आउची की फैमिली को बताया कि आउची वॉज इन अ वॉकिंग गोस्ट स्टेज विच में लास्ट for hours, days or even months and it totally depends on body's reaction to radiation poisoning। जिसका मतलब था कि आउची की कंडीशन एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसी थी, जिसमें किसी भी टाइम आउची की बॉडी पर रेडिएशन के इफेक्ट्स दिखना स्टार्ट हो सकते थे। लेकिन nobody knew that Auchi was about to experience the most painful days of his life। Dr. Kazuhiko Maekawa, who was the chief physician handling Auchi's case, ordered hospital staff to move Auchi's body to a small enclosed room, जहां पर वो constantly protected रहेगा आउटसाइड पैथोजेंस और बैक्टीरिया से, क्योंकि रेडिएशन ब्लास्ट की वजह से आउची का WBC काउंट एकदम से बहुत लो हो गया था, जिसकी वजह से ही वॉज प्रोन ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड बाय आउटसाइड वायरसेस एंड बैक्टीरिया। अब क्योंकि आउची के सारे क्रोमोसोम्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे, तो डॉक्टर माइकावा ने एक चांस लेने का सोचा, जिसमें ही विल इंजेक्ट एन इन्फ्लक्स ऑफ हेल्दी क्रोमोसोम्स इन आउचीज बॉडी, जिसकी वजह से आउची की बॉडी में सेल रिप्लिकेशन और रिपेयरिंग वापस से स्टार्ट हो सके। लेकिन इस प्रोसेस की एक कंडीशन थी कि जो भी सेल डोनर होगा जो अपने क्रोमोसोम्स डोनेट करेगा आउची को, ही शी शुड बी अ गुड मैच फॉर आउचीज इम्यून सिस्टम। एंड सरप्राइजिंगली डॉक्टर्स फाउंड आउचीज सिस्टर अ गुड मैच एंड सून द प्रोसीजर्स गॉट स्टार्टेड। लेकिन आउची की फैमिली बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशन था जो कि वर्ल्ड में पहली बार परफॉर्म किया जा रहा था। लेकिन चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि आउची की स्किन अपनी इलास्टिसिटी लूज करने लगी थी और धीमे धीमे उसकी स्किन अपने आप पील ऑफ होने लगी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने सारे मेडिकल स्टाफ को किसी भी टाइप की सर्जिकल टेप या बैंडेजेस यूज करने को मना कर दिया था। लेकिन चीजें यहाँ तक भी नहीं रुकी। विद इन फ्यू डेज आउची के लंग्स में एक अजीब टाइप का फ्लूइड भरने लगा, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी और कुछ ही दिन बाद आउची वॉज अनेबल टू ब्रीथ एंड स्पीक। इसलिए डॉक्टर्स ने उसको असिस्टेड ब्रीथिंग देने का फैसला लिया और उसको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया। लेकिन बाय सीइंग आउचीज कंडीशन, डॉक्टर्स अलाउड आउचीज फैमिली टू विजिट हिम, जिससे कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। अब आउची को स्टेम ट्रांसप्लांट कराए हुए 10 दिन हो चुके थे, तो डॉक्टर्स ने उस पर कुछ टेस्ट कंडक्ट करने का सोचा और सरप्राइजिंगली जो सेल्स आउची की सिस्टर से लिए गए थे उसकी बॉडी में हार्वेस्ट कराने के लिए टेस्ट के रिजल्ट्स में वो सारे सेल आउची की बॉडी में पाए गए। इसका सीधा मतलब ये था कि आउची की बॉडी में सेल रिपेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये वर्ल्ड में पहला एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशन था जो कि सक्सेसफुली वर्क कर गया था। और 2-3 दिन में आउची का WBC काउंट भी वापस अपने नॉर्मल लेवल पे आ चुका था। तो सबने यही सोचा कि आउची विल बी एबल टू गो होम विद इन फ्यू डेज। लेकिन आउची की कंडीशन एकदम से बहुत ज्यादा खराब होने लगी, तो डॉक्टर्स ने आउची की एंडोस्कोपी करने का सोचा, जिसमें डॉक्टर इंसर्टेड अ कैमरा थ्रू हिज थ्रोट और एंडोस्कोपी के रिजल्ट्स ने एक बहुत ही हॉरिफाइंग ट्रुथ को रिवील किया। उन रिजल्ट्स के अनुसार आउचीज इंटेस्टाइन मेम्ब्रेन हैड डाइड और उसकी इंटेस्टाइन की वॉल्स
पील ऑफ होने लगी थी, जिसकी वजह से वो किसी भी टाइप का फूड न्यूट्रिएंट या वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था। अब आउची की कंडीशन वापस से स्क्वायर वन पे आ गई थी और उसकी बॉडी पर डे 3 लीटर डायरिया प्रोड्यूस कर रही थी और उसकी इंटेस्टाइन वॉल्स की पीलिंग की वजह से उसको इंटरनल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई थी। और आउची की बॉडी इतनी तेजी से ब्लड लूज कर रही थी कि डॉक्टर माइकावा ने आउची के ऊपर ब्लड ट्रांसफ्यूजन परफॉर्म किया और उसकी कंडीशन इतनी वर्स हो गई थी कि एक दिन में उसके ऊपर 10 ब्लड ट्रांसफ्यूजन परफॉर्म हुए, लेकिन उसकी स्किन और फ्लैश धीमे धीमे पील ऑफ हो रहे थे, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी के फ्लूइड्स लूज कर रहा था और उसने एक दिन में 10 लीटर ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स लूज कर दिए थे। अब इन सब चीजों के प्रिवेंशन के लिए डॉक्टर्स ने आउची की पूरी बॉडी बैंडेजेस से रैप कर दी थी टू मेंटेन द फ्लूइड कैपेसिटी इनसाइड हिज बॉडी। अब चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी कि everyone was losing hope, including Auchi. And because Auchi's skin was losing its elasticity, उसकी eyelids बंद नहीं हो पा रही थी and he was reportedly seen to be crying in blood, मतलब कि उसकी आंखों से खून निकल रहा था। आउची को हॉस्पिटल में एडमिट हुए 2 months हो चुके थे और उसका हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, which was 120 beats per minute. And one day his heart finally stopped and his liver and kidney also stopped functioning. So now his life was totally dependent on the machines that were keeping him alive. तो डॉक्टर्स की पूरी टीम ने आउची की फैमिली के साथ एक लंबे डिस्कशन के बाद इस पूरी सफरिंग को एंड करने का डिसीजन लिया। एंड 83 days आफ्टर ग्रूलिंग बैटल फॉर हिज लाइफ, आउची डाइड ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। और इस केस का आफ्टर मैथ कुछ ऐसा था कि आउची के साथ जो 2 और टेक्नीशियंस थे, उनमें से शिनोहारा की भी डेथ हो चुकी थी और इस पूरे केस को जापानीज मीडिया बहुत अच्छे से कवर कर रही थी। एंड एवरीवन वाज क्वेश्चनिंग द नेग्लिजेंस ऑफ जेसीओ कंपनी ऑन देयर सेफ्टी मेजर्स, जिसकी वजह से जेसीओ का और उनके पेरेंट कंपनी का बिजनेस लाइसेंस ले लिया गया था। एंड दे वर ऑर्डर्ड टू पे 12.66 बिलियन येन in compensation to the local residents and business owners who were affected by this incident. अब यहाँ पर लोगों की 3 साइड्स थी, जिसमें से पहली साइड ये थी कि डॉक्टर्स को आउची को इतनी ज्यादा पेनफुल सफरिंग में नहीं रखना चाहिए था, उनको बहुत पहले ही आउची की सफरिंग को एंड कर देना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर्स ने ह्यूमन बॉडी पे रेडिएशन के इफेक्ट स्टडी करने के लिए अपनी सेल्फिशनेस की वजह से आउची को इतनी ज्यादा सफरिंग में रखा। और दूसरी तरफ लोगों का ये मानना था कि डॉक्टर्स की इस केस में कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि आउची की फैमिली बस उसे जिंदा और हेल्दी देखना चाहती थी। एंड दे वर नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी ऑफ आउचीज कंडीशन, जिसकी वजह से उसे इतनी प्रोलॉन्ग सफरिंग झेलनी पड़ी। और तीसरी तरफ लोगों का ये मानना था कि इस पूरी सिचुएशन की जिम्मेदार जेसीओ मैनेजमेंट थी। बट इन द एंड वी कैन ओनली मेक पीपल अवेयर मोर एंड मोर, जिससे फ्यूचर में ऐसा कोई भी इंसिडेंट ना हो। तो इसी के साथ हिसाशी आउची का केस यहीं पर एंड होता है। बट बिफोर यू गो, अगर आप लोगों को ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज और डार्क वेब वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू बिकम प्रिजनर्स ऑफ एस्कबान।